हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो टॉपिक देखने जा रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में, भाई सीरीज़ तो अपने हिसाब से लाइन बाय लाइन आगे बढ़ रही है। होप सो कि आपने हमारे पुराने जितने भी लेक्चर्स हैं वो ढंग से स्टडी किए। जीएसटी कितना रोल प्ले करने जा रहा है, कितना ड्रास्टिक चेंजेस ला रहा है, यू विल कम टू नो आफ्टर नोइंग अबाउट द थिंग्स ग्रेजुअली। अच्छा, छोड़ते हैं इन सब फालतू बातों को, हम अपने काम की बात पर आते हैं। फिलहाल ये सब बातें धीरे धीरे बीच बीच में हम लोग करते रहेंगे कि किस तरह का इम्पैक्ट डालेगा, कैसे इम्पैक्ट डालेगा, क्या क्या सरकार को भी। अच्छा, कुछ चीज़ें आज भी जैसे डिस्कस हो जाएंगी कि अभी सरकार को क्या प्रिपेयर होना बाकी है, किस तरह की चीज़ों को लाना बाकी है। फिलहाल हम लोग जब जीएसटी को आगे कंटिन्यू करेंगे तो हम लोग को ये बार बार 4 शेड्यूल देखने पड़ेंगे। अब 5th शेड्यूल क्या होगा, 6th शेड्यूल होगा, क्या होगा, दैट इज़ द मैटर रिलेटेड विद द टाइम। टैक्स रेट्स आपके फाइनल नहीं हैं, टैक्स रेट्स आपके फाइनल नहीं है। टैक्स रेट्स कितना रखेंगे, काउंसिल इस पर भी डिस्कशन कर रही है। जब टैक्स रेट आएगा तो वी विल स्टार्ट टू डू डिस्कस विद दैट ऑल्सो। लेकिन टैक्स रेट नहीं आया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम लोग सिस्टम को छोड़ दें, बाकी तैयारी करना छोड़ दें, आगे बढ़ना छोड़ दें। तो शेड्यूल नंबर 5 होगा या 6 होगा। फिलहाल 4 शेड्यूल्स बनाए गए हैं जीएसटी में। आपको 4 शेड्यूल बनाए गए हैं। जब जब जीएसटी की बात होगी, जब जब जीएसटी की बात होगी, 2 चीज़ें याद रखेंगे आप। या तो आप, मैंने पहले भी बताया है ये चीज़ बेसिक्स पढ़ाते समय, या तो आप इंट्रा स्टेट सेल्स करेंगे या सर्विसेज देंगे, इंट्रा स्टेट सप्लाई, या आप इंटर स्टेट सप्लाई देंगे। हाँ या ना जी, समझ में आया। अब सप्लाई किस चीज़ की, या तो गुड्स की, सप्लाई ऑफ गुड्स, और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सप्लाई ऑफ व्हाट, सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सर इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब जरा ये बात कान खोल कर सुन लेंगे कि हमें अब जीएसटी, अब तक हमारे दिमाग में था जीएसटी जीएसटी। जीएसटी इज नॉट अ सिंगल एक्ट, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट एक्ट। यानी अब आपको 2 एक्ट पढ़ने पड़ेंगे। कौन कौन से? दैट इज योर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2016। ओके सर, ये तो हम लोग तो यही जानते थे कि जीएसटी एक्ट 2016 पढ़ना है। वी वर नॉट नोइंग अबाउट एनी अदर एक्ट। आर यू श्योर दैट वी हैव टू डू द स्टडी ऑफ ओनली वन एक्ट? नॉट एट ऑल, वी हैव टू डू द डिस्कशन अबाउट दीज 2 एक्ट। एंड द सेकेंड वन इज योर इंटर-स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2016। और इंटर स्टेट ना बोलते हुए, ढंग से सुनेंगे, अब जो मैं नाम मुंह से लेने जा रहा हूं, मैं अब इसको आगे से इंटर स्टेट ना बोलते हुए इसको एक नया नाम ही दे दूंगा। कौन सा नाम देंगे सर? मैं क्या, अब आप इसको इंटर स्टेट नाम न देकर क्या बोलेंगे, इसको हम नाम देंगे इंटीग्रेटेड। क्या नाम देंगे? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इंटर स्टेट के लिए देयर इज अ डिफरेंट एक्ट, इंटर स्टेट के लिए देयर इज अ डिफरेंट एक्ट, एंड द नेम ऑफ द एक्ट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2016। दैट्स इट। दे आर 2 डिफरेंट एक्ट। बहुत छोटा है, हार्डली 3 to 4 पेजेस में इट विल बी कंप्लीटेड। डू नॉट वरी अबाउट दैट। मैक्स ऑफ द प्रोविजन विल अप्लाई साइमल्टेनियसली ओवर हियर। नाउ वी हैव टू कंसंट्रेट ओनली ऑन जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2016। मैं फिर से बोलता हूं, अब तक गवर्नमेंट ने, हम लोग इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, अब तक गवर्नमेंट ने 4 शेड्यूल रिलीज किए हैं। कितने शेड्यूल? दैट इज नॉट द फाइनल, दैट इज अ प्रपोजल, मॉडल लॉ। 4 शेड्यूल्स हैं। शेड्यूल नंबर 1, शेड्यूल नंबर 2, शेड्यूल नंबर 3 एंड शेड्यूल नंबर 4। टैक्स रेट के लिए अभी शेड्यूल नहीं आया है।
टैक्स रेट्स के लिए अभी कोई शेड्यूल नहीं आया है और हम उसके लिए इंतज़ार करेंगे। क्लियर? शेड्यूल नंबर 1 कहता है मैटर्स टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंपॉर्टेंट चीज, विदाउट कंसिडरेशन। ओके, ढंग से वर्ड सुनेंगे। मैटर टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन। तो हम गुड्स की भी बात करते हैं, ऑब्लिक कर देते हैं, एंड ऑब्लिक, और सर्विसेज की भी बात करते हैं, लेकिन सप्लाई का मतलब तो ये है। इसको अगर मैं हटा भी दूं तो आपकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सप्लाई मीन्स वी नो वेरी वेल, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। मैटर टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। द इंपॉर्टेंट वर्ड इज विदाउट कंसिडरेशन। यानी शेड्यूल नंबर 1 में बताया गया है कि मैटर्स, ये वो ट्रांजैक्शंस हैं, ये वो मैटर्स हैं जिनको मान लिया जाएगा या जिनको कहा जाएगा कि ये वो मैटर हैं जो बिना कंसीडरेशन के हैं। जबकि हमको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि देयर मस्ट बी ए कंसीडरेशन बेस में हम लोगों ने देखा था। फिलहाल अभी हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे। शेड्यूल नंबर 2, मैटर्स टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई। मैटर्स टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई, बात खत्म। सप्लाई मीन्स व्हाट? सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। आगे मुझे बढ़ने की जरूरत नहीं है। मैटर्स टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई, मैटर्स टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। ओके। शेड्यूल नंबर 3, लायबिलिटी टू बी रजिस्टर्ड। जब हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन, कौन सा चैप्टर? रजिस्ट्रेशन। तो हम अंडर रजिस्ट्रेशन टॉपिक दिस शेड्यूल विल कवर्ड। अंडर रजिस्ट्रेशन टॉपिक दिस शेड्यूल विल बी कवर्ड बाय अस। तो लायबिलिटी टू बी रजिस्टर्ड, मैं इसलिए नाम बोल रहा हूं ताकि आप शेड्यूल से घबराएं ना। शेड्यूल आपकी कन्वीनियंसी के लिए बनते हैं। अगर हम उन चीज़ों को बीच बीच में, प्रोविजंस के बीच में ले आएँ तो हमारे लिए चीज़ों को ग्रास्प करना या चीज़ों को एक्यूमुलेट करना थोड़ा टफ हो जाता है। शेड्यूल नंबर 4, पहला मैंने शेड्यूल बताया, मैटर टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, मैटर टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, एंड द थर्ड लायबिलिटी टू बी रजिस्टर्ड। फोर्थ, जहां पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के ट्रांजैक्शन को कहा गया शेल नॉट बी रिगार्डेड एज टैक्सेबल पर्सन। ढंग से सुनेंगे, मैं फिर से शेड्यूल नंबर 4 की हेडिंग पढ़ रहा हूं, वर्ड बाय वर्ड क्या लिखा है। ट्रांजैक्शन वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, और स्टेट गवर्नमेंट, ओके, और लोकल अथॉरिटी। ट्रांजैक्शंस वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी शेल नॉट बी रिगार्डेड एज टैक्सेबल पर्सन। ध्यान से वर्ड सुनेंगे क्योंकि आज हमारा पूरा क्लास इसी पर ही रहने वाला है जो मैं अब बोल रहा हूं। यानी आज हम लोग शेड्यूल 4 देखेंगे? नहीं, आज तो नहीं देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शेड्यूल 4 के बारे में पढ़ेंगे। आज का सेशन शेड्यूल 4 से ही रिलेटेड है, लेकिन उन चीज़ों को कवर अप करेंगे। आफ्टर कवरिंग ऑल द बेसिक थिंग्स इन द वेरी नेक्स्ट सेशन वी विल कवर आवर शेड्यूल नंबर 4. Liability to be registered will be covered under registration topic, okay sir, and topic number 1 and 2 will be covered or has already been covered if you have seen our lecture. So transactions where central government or state government or local authority shall not be regarded, वर्ड ढंग से सुनेंगे, shall not be regarded, वर्ड इंपॉर्टेंट है, as आज हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल
ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, ये 4 शेड्यूल दिमाग में रखने ही रखने हैं आपको। इफ़ यू आर अ प्रैक्टिशनर, इफ़ यू आर अ बिजनेसमैन, प्रैक्टिशनर ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी ऑल्सो, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है एक्साइज भी अब मर्ज हो रहा है, तो कॉस्ट अकाउंटेंट को तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो इन चीज़ों को ग्रास्प करें। फिलहाल 4 शेड्यूल नंबर 1, शेड्यूल नंबर 2, शेड्यूल नंबर 3 एंड शेड्यूल नंबर 4। मैटर टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, मैटर टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ व्हाट, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, लायबिलिटी टू बी रजिस्टर्ड एंड द ट्रांजैक्शन विद स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी shall not be regarded as taxable person. That's it. They are 4 schedules. आते हैं वापस आज जो हम बात करेंगे दैट इज योर सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9 एंड सेक्शन 10 के बारे में। सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9 एंड सेक्शन 10 के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन 7। यहाँ से आपका स्टार्ट होता है ये जीएसटी। बेसिक जितने भी लेक्चर देखे, ठीक, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लेवी एंड कलेक्शन। वर्ड है लेवी एंड कलेक्शन। अब तक आप लोगों ने जो देखा, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्शन करती थी, स्टेट गवर्नमेंट लेवी करती थी, स्टेट गवर्नमेंट कलेक्शन करती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करती थी और स्टेट गवर्नमेंट कलेक्शन करती थी। ऐसे भी हम लोगों ने चीज़ों को देखा। फिलहाल फिर हम उन चीज़ों को, सारी चीज़ों को किनारे करो, दिमाग से निकाल देते हैं। अब हम लोग आते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ पर, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का लेवी एंड कलेक्शन की बात करेंगे। और हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले इंट्रा स्टेट की बात की थी और इंटर स्टेट की बात की थी। इसके लिए तो पूरा एक बना हुआ है इंटीग्रेटेड जीएसटी एक्ट 2016 और इसके लिए नॉर्मल बना है जीएसटी 2016। इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, लेवी एंड कलेक्शन। जब हम लोग सेक्शन 4 देखेंगे, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट का सेक्शन 4 देखेंगे, तो वहां पर लेवी एंड कलेक्शन दिया। लेकिन जीएसटी जो आज हम लोग देखने जा रहे हैं, इसके 7 में दिया हुआ है लेवी एंड कलेक्शन। हम आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में बता देते हैं, उसके बाद हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। शॉर्टकट में क्या बताना है जो कि उसमें नहीं क्लियर होगा, कि अगर ये मैंने पहले भी बताया है इंट्रा स्टेट पर विद इन द स्टेट अगर आप सप्लाई ऑफ गुड्स करेंगे, विद इन द स्टेट अगर आप सप्लाई ऑफ सर्विसेज करेंगे, तो जितना रेट आपका सीजीएसटी का लगेगा सेम उतना रेट आपका एसजीएसटी का भी लगेगा। जितना रेट सीजीएसटी का लगेगा सेम उतना रेट एसजीएसटी का लगेगा, रेट बैंड के साथ। और इसके बारे में हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। अच्छा, रेट बैंड के साथ वो 1 to 2% मैंने बताया है, लेकिन ठीक है। फिलहाल लेवी एंड कलेक्शन, अगर हम बात करें सीजीएसटी, तो मस्ट बी लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मस्ट बी कलेक्शन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। एसजीएसटी मस्ट बी लेविड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड मस्ट बी कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। व्हाट अबाउट द इंटीग्रेटेड? दैट इज टू बी लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कलेक्शन विल बी मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और एडिशनल टैक्स का भी वही हिसाब किताब रहेगा। और बाद में इस अमाउंट ऑफ टैक्स को, इंटीग्रेटेड अमाउंट ऑफ टैक्स को, आईजीएसटी को दोनों में बांट दिया जाएगा। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रोक लेगी पैसा, बाकी स्टेट गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर लेगी, या उसका एडजस्टमेंट होगा। क्लियर है? एडजस्टमेंट इनपुट टैक्स क्रेडिट में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल आने वाला है। इनपुट टैक्स क्रेडिट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल आने वाला है। रोल क्या आने वाला है? सर, सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स को सेंट्रल गवर्नमेंट से एडजस्ट करेंगे सीजीएसटी को, या सीजीएसटी को के जो इनपुट का क्रेडिट है वो एसजीएसटी में भी ले सकते हैं क्या? सीजीएसटी का क्रेडिट हम आईजीएसटी में ले सकते हैं
इसके लिए बिल्कुल वहाँ पर प्रायोरिटीज़ डिसाइडेड की गई हैं, प्रायोरिटीज़ डिसाइड की गई हैं। प्रायोरिटीज़ डिसाइड की गई हैं कि अगर पहले CGST तो कसम खा लो कि CGST को SGST में तो नहीं दोगे, कसम खा लो कि SGST को CGST में एडजस्ट नहीं करोगे। ये बोला जाएगा, मैं बोलूँगा जब वो लेक्चर में बताऊँगा तो उसमें मैं क्लियर बताऊँगा इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे अवेल करना है। और इसके लिए हम लोग जर्नल एंट्रीज भी सीखेंगे, अकाउंटिंग भी सीखेंगे, हाउ टू पास द जर्नल एंट्रीज व्हेन देयर इज़ अ प्रॉब्लम रिगार्डिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ CGST, SGST और IGST। किसको किसके साथ सेट ऑफ करना है, एडजस्ट करना है, किसकी लायबिलिटी कितनी बचेगी, किसको कितना पेमेंट करना है। सोचो अकाउंट्स में कितना मजा आने वाला है। फिलहाल तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्शन करेगी, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। नोट हो गया होगा? जी सर। अब हम अपनी काम स्टार्ट करेंगे, इसके बारे में हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आवर डिस्कशन विल बी रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू GST 2016, नॉट IGST 2016। इज इट क्लियर? सेक्शन 4 हम लोग जब IGST पढ़ेंगे तो उस समय हम लोग IGST के बारे में डिस्कशन करेंगे। हटा दूँ इसको। आते हैं सेक्शन 7 पे, जिसके लिए आज हमको अपना ये सेशन देखना है। वो 4 शेड्यूल आपको याद होंगे, मैं बार बार शेड्यूल 4 का नाम लूँगा। मैटर्स ट्रांजेक्शन वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी shall not be regarded as a taxable person। उनको टैक्सेबल पर्सन नहीं माना जाएगा। कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे हैं, वो बात की बात है। फिलहाल वो मैंने कहा था ना नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, और मैं बार बार यहाँ शेड्यूल 4 का नाम लूँगा। तो शेड्यूल 4 का मतलब हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। क्या है सेक्शन 7? सेक्शन 7 बताता है कि देयर शैल बी लेविड ऑफ CGST और SGST, देयर शैल बी लेविड ऑफ CGST और SGST एट द रेट्स प्रेस्क्राइब्ड अंडर शेड्यूल, मालूम नहीं, एट द रेट्स प्रेस्क्राइब्ड अंडर शेड्यूल मालूम नहीं, क्योंकि हमने 4 शेड्यूल पढ़े, शेड्यूल नंबर 5 तो आया ही नहीं है, 6 तो है ही नहीं। फिलहाल देयर शैल बी लेविड टैक्स कॉल्ड द CGST और SGST ऑन ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट क्योंकि हम GST की बात कर रहे हैं, IGST की बात नहीं कर रहे हैं। इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट द रेट्स स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल, मालूम नहीं, इन द शेड्यूल एंड कलेक्टेड, वर्ड क्या लिखा है? एंड। लेवी तो समझ में आया, CGST की लेवी CGST, SGST की लेवी SGST, CGST की लेवी CG, SGST की लेवी SG, सेंट्रल गवर्नमेंट की लेवी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट की लेवी स्टेट गवर्नमेंट करेगी। एंड कलेक्टेड इन सच मैनर एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, एंड कलेक्टेड इन सच मैनर एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। एज में बी प्रेस्क्राइब्ड मतलब वहां पर अब कुछ रूल्स बनेंगे, वो हम लोग ग्रेजुअली देखेंगे, किस तरह का कलेक्शन होगा, किस तरह से जमा किया जाएगा, वो सारी चीजें देखेंगे धीरे धीरे। फिलहाल सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 कहता है, सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 कहता है देयर शैल बी लेविड ऑफ CGST और SGST on all intra-state supply of goods or services at the rates prescribed specified under schedule question mark and collected in such manner as may be prescribed। Okay, सेकंड बोलता है कि हर एक वर्ड ढंग से सुनना, CGST और SGST shall be paid by every, CGST और SGST shall be paid by every taxable person। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आज हम लोग टैक्सेबल पर्सन के बारे में स्टोरीज देखेंगे। फिर से मैं बोलता हूं, the CGST और SGST shall be paid by every taxable person in accordance with the provision of the act। वो तो हमें भी मालूम है, what is new in that, ठीक है। लेकिन एक वर्ड तो आया कि टैक्सेबल पर्सन, व्हाट आर द पर्सन्स हु आर टू बी नोन एज टैक्सेबल अंडर दिस एक्ट। और टैक्सेबल पर्सन के लिए ना तो हम सेक्शन 8 देखेंगे, 7 देखेंगे, ना तो सेक्शन 8 देखेंगे। सेक्शन 9 इज ऑल अबाउट द टैक्सेबल पर्सन, वी विल डिस्कस अबाउट दैट इन दैट सेक्शन। ओके, मैं फिर से बोलता हूँ, सेक्शन 7 लेवी एंड कलेक्शन को बारे में बताता है, सेक्शन 8 आपका कंपोजिशन स्कीम के बारे में बताता है, सेक्शन 7 आपका लेवी एंड कलेक्शन के बारे में बताता है जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं,
सेक्शन 8 आपका कंपोजिशन स्कीम के बारे में बताता है। सेक्शन 9 आपका अभी अभी मैंने बताया टैक्सेबल पर्सन के बारे में बताता है। और सेक्शन 10 पावर टू ग्रांट एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स, ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में है कि इफ दे कैन लेवी, इफ दे कैन कलेक्ट, देन दे कैन हैव अ पावर टू exempt the amount of tax that is given in section 10. सेक्शन 7 हमें लेवी एंड कलेक्शन के बारे में बताता है। सेक्शन 8 हमें कंपोजिशन स्कीम के बारे में बताएगा। सेक्शन 9 हमें टैक्सेबल पर्सन के बारे में बताएगा। और सेक्शन 10 हमें बताएगा ग्रांट ऑफ द एग्जेम्पशन, किन चीज़ों पर हमें ग्रांट मिलेगी एग्जेम्पशंस की, वो हम बात करेंगे। सेक्शन 10 किसके पास ये पावर है, पावर टू ग्रांट एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स, किसके पास ये पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, देखा जाएगा बाद में। फिलहाल ये 4 सेक्शन 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सेक्शन 7 कहता है लेवी एंड कलेक्शन, देयर शैल बी लेविड CGST और SGST on all intra-state supplies of goods or services at the rate specified in Schedule 4। Schedule 4 नहीं, इसके लिए तो शेड्यूल बना ही नहीं है। एट द रेट स्पेसिफाइड इन शेड्यूल मालूम नहीं। एंड कलेक्टेड एज द इन द मैनर एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, तो जो मैनर प्रेस्क्राइब्ड होगा उस हिसाब से हम लोग इसका कलेक्शन करेंगे। जी सर। पॉइंट नंबर 2, सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 क्या बोलता है। सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 बोलता है every taxable person is required to pay the amount of tax, that's it. Every taxable person is required to pay the amount of tax, that's it. Section 7 subsection 3, एक बात बताओ, X ने Y को सेल किया, ये परचेजर है, 1000 रुपये का माल बेचा, 20% टैक्स रेट है 200 रुपये, इन टोटलिटी कितने में माल बेचा इसने, 1200। यहाँ से यहाँ X को कितने रुपए मिलेंगे, ये रिसीट करेगा 1200, क्योंकि इसने माल बेचा है Y को। इज इट क्लियर। इस 1200 में 1000 ये सेल्फ अपने पास रिटेन करेगा एंड ही गॉट ₹200 ऑन अकाउंट ऑफ CGST और SGST, देन ही मस्ट पे इट टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को पे करेगा। अच्छा, एक कंफ्यूजन और मैं दूर कर दूं, आप लोग के दिमाग में बार बार आ रहा होगा। कंफ्यूजन ये आता है कि सर CGST, SGST एंड IGST एंड एडिशनल टैक्स, ये एडिशनल टैक्स फाइनली डिसाइड होगा, फिलहाल 1% होगा, देखते हैं कितना होता है। CGST नया तो नहीं भी होगा, CGST, SGST, IGST और एडिशनल टैक्स, ये तो हमारा इंटर स्टेट सप्लाई के समय लगेगा और ये मेरा इंट्रा स्टेट सप्लाई के समय लगेगा। सर इन चारों के लिए अलग अलग पेमेंट और अलग अलग रिटर्न्स और अलग अलग क्रेडिट लेंगे ना, आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जब रिटर्न चैप्टर पढ़ेंगे ना, उस रिटर्न में मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा इन डिटेल कि हम लोगों को किस तरह से रिटर्न सबमिट करनी है और कैसे पेमेंट करना है। इट इज ऑफ नो यूज टू हैव द डिफरेंट फॉर्म फॉर दैट, हाँ या ना। GSTR 1 में हम लोग इसके लिए बिल्कुल डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं कि आखिर हम लोग कैसे रिटर्न्स में CGST, IGST और SGST और एडिशनल टैक्स को शो करेंगे, कैसे शो करेंगे। सिंगल फॉर्म इज सफिशिएंट फॉर ऑल। जी हाँ, तो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वापस आते हैं, 200 रुपये गवर्नमेंट को, X ने Y को माल बेचा 1200 रुपये में, Y ने पेमेंट दिया X को 1200, that 1200 will be divided into 2 parts. The first one part will be retained by Mr. X itself because it was the sale consideration, and the second one part which he collected from Mr. Y is basically not the amount of Mr. X but belongs to the government, and Mr. X is needed to pay it to the government account. Yes or no? अब चाहे मंथली पेमेंट करे चाहे क्वार्टरली, वो सब बात की बात है। पेमेंट के समय हम लोग देखेंगे 200 रुपये इसको गवर्नमेंट को पे करना है। दिस इज द नॉर्मल वे टू कलेक्ट द अमाउंट ऑफ टैक्स फ्रॉम द सप्लायर्स। लेकिन ये नॉर्मल चार्ज था, इसको हम कहते हैं नॉर्मल चार्ज। क्या बोलते हैं? और इसके लिए हमको पढ़ने और पढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं होती।
लेकिन गवर्नमेंट कभी कभी ऐसे सर्विसेज और गुड्स को नोटिफाई कर सकती है। मेरी बात ढंग से सुनना, मैंने कहीं पर भी किसी पर्सन का नाम नहीं लिया। मैंने कहा गवर्नमेंट कभी कभी ऐसी सर्विसेज और गुड्स को नोटिफाई करती है जिसमें गवर्नमेंट कहती है हम इनसे टैक्स नहीं वसूलेंगे। किनसे टैक्स नहीं वसूलेंगे? इनसे नहीं वसूलेंगे। हम तो मिस्टर वाई से बोलेंगे, मिस्टर वाई तू 1000 इसको दे दो, ये 200 तुम इसको मत देना, ये 200 इसको मत देना, ये 200 सीधे मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना, ये सीधे 200 मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना। तुम्हें तो 1200 वैसे भी पेमेंट करना था, तुम 200 मेरे नाम का पेमेंट करते हो, फिर 200 मेरे अकाउंट में आता। इंस्टेड ऑफ पेइंग द ₹200 टू मिस्टर एक्स, ट्राई टू पे इट टू मी डायरेक्टली। सो जो डायरेक्ट पेमेंट करेगा मिस्टर वाई इज गोइंग टू पे द अमाउंट ऑफ टैक्स डायरेक्टली टू द अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ पेइंग इट टू द मिस्टर एक्स। नॉट एट ऑल, लेकिन दिस इज नॉट द नॉर्मल वे ऑफ चार्जिंग द अमाउंट ऑफ टैक्स, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रिवर्स चार्ज। क्या कहलाता है? रिवर्स चार्ज। दिखने में तो ये सीधा है, लेकिन लिखा गया है ये उल्टा, और सही भी है ये उल्टा है, क्योंकि नॉर्मल चार्ज तो ऐसे होता है, ये तो हमारा रिवर्स चार्ज हो गया। तो जो हमारा सर्विसेज का रिसीवर होगा या जो गुड्स का रिसीवर होगा वही टैक्स का पेमेंट करेगा गवर्नमेंट के अकाउंट में, वही टैक्स का पेमेंट करेगा गवर्नमेंट के अकाउंट में। देखो ना कितने बढ़िया तरीके से सेक्शन को फ्रेम किया जाता है। सेक्शन 7(1) अगर बताता है कि देयर शैल बी लेविड ऑफ CGST और SGST ऑन ऑल इंट्रा-स्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज एट द रेट्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल, मालूम नहीं, एंड कलेक्टेड एज में बी प्रेस्क्राइब्ड अंडर दिस एक्ट। ओके, हो गया वो तो। वहां तो हमें नॉर्मल चार्ज के बारे में बताया था। सेक्शन 7(1) ने नॉर्मल चार्ज और कलेक्शन के बारे में बताया। सेक्शन 7(2) ने बताया एवरी टैक्सेबल पर्सन इज नीडेड टू पे द अमाउंट ऑफ टैक्स, और 7(3) बताता है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द अबव, जबकि बोला था एवरी टैक्सेबल पर्सन इज नीडेड टू पे द अमाउंट ऑफ टैक्स, जबकि सेक्शन 3 बोलता है, सबसेक्शन 3 बोलता है ऊपर वाला छोड़ दो, अब इससे टैक्स नहीं कलेक्ट करेंगे, इससे पैसा नहीं लेंगे, इसी से पैसा लेंगे, इसका प्रोविजन बनाओ। तो पॉइंट नंबर 3, सेक्शन 7 सबसेक्शन 3, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट अबव द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में on the recommendations of the council by notification specify categories of supply of goods or services, the tax on which is payable on reverse charge basis, and the tax thereon shall be the person receiving such goods and or services, and all the provisions of this act shall apply to such person as if he is the person liable, as if he is the person liable to pay the tax in relation to such goods or services. In nutshell में अगर मैं बात करूं, नोटिफिकेशन आएगा इसके लिए कि ये वो गुड्स और सर्विसेज हैं जिन सर्विसेज का रिसिपिएंट, जिन गुड्स का रिसिपिएंट, उसी गुड्स का रिसिपिएंट और सर्विसेज का रिसिपिएंट रिवर्स चार्ज के बेसिस पर टैक्स देगा, यानी रिसिपिएंट शैल बी लायबल टू पे द अमाउंट ऑफ टैक्स। रिसिपिएंट ऑफ व्हाट? रिसिपिएंट ऑफ सप्लाईज ऑफ गुड्स ऑफ सर्विसेज और सर्विसेज shall be liable to pay the amount of tax as if he was the liable to pay the amount of tax। उसको इस तरह से माना जाएगा that he was the liable to pay the amount of tax, यानी मिस्टर एक्स की जगह अब मिस्टर वाई को रख दिया जाएगा। That's it। तो कुल मिलाकर के सेक्शन 7 में हम लोगों ने 3 पॉइंट्स देखे। पहला देखा नॉर्मल चार्ज का पेमेंट टैक्सेबल पर्सन करेगा। इन द सेम वे रिवर्स चार्ज सेक्शन 7 में ही हम लोगों ने देखा, सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 में। सेक्शन 7 इज ओवर। वॉज देयर एनी प्रॉब्लम इन दैट? नो सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। तो सेक्शन 7 में तो हम लोगों ने 3 चीज़ों का डिस्कशन किया, कोई एक्स्ट्रा डिस्कस करने की अब जरूरत नहीं मुझे लगती। धीरे धीरे फिर आएंगे, फिर से सेक्शन 7 को रिवीजन करेंगे। नाउ सेक्शन 8 कंपोजिशन स्कीम। जब आप इस कंपोजिशन स्कीम को देखेंगे अगेन यू विल फील कि सेक्शंस कितने प्यार और मोहब्बत से बनाए जाते हैं।
एक सेक्शन किस तरह दूसरे सेक्शन को ओवरराइड करता है और सेक्शन वाइज कैसे बांटी जाती हैं चीज़ें, ज़रा ढंग से सुनेंगे। सेक्शन 8 कहता है कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम का मतलब कोई भी ऐसा बिजनेसमैन जो टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई कर रहा था, लेकिन वो इतना बड़ा मगरमच्छ या मछली नहीं है कि गवर्नमेंट कहे कि तू मुझे टैक्स दे और नॉर्मल टैक्स प्रोविजन को फॉलो करो। हाउ इट इज़ पॉसिबल फॉर अ नॉर्मल बिजनेसमैन और पनवाड़ी और राशन की दुकान वाला टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट सो दैट ही कैन गेट द क्रेडिट ऑफ इनपुट? कैसे पॉसिबल एक छोटे दुकानदार के लिए एक अकाउंटेंट रखना? साल भर की उसकी कमाई 2 से 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, और अकाउंटेंट ले लेगा 5,000, 7,000, 8,000 महीने का। कमाई हुई साल भर में, नेट प्रॉफिट आया 3 लाख, अकाउंटेंट ने सीधे सीधे 1 लाख ले लिया। उसके बाद तो लॉयर्स और डिपार्टमेंट के चक्कर, यहाँ जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, कंप्लायंस हैं, उनकी पेमेंट करना। हाउ इट इज़ पॉसिबल फॉर अ नॉर्मल मैन टू फॉलो ऑल दीज प्रोविजंस और रूल्स और गाइडलाइंस? तो हम लोगों ने, मीन्स गवर्नमेंट ने 50 लाख तक की कैटेगरी के लोगों को अलग कर दिया। 20 लाख तक छोटे बिजनेसमैन माने जाते हैं। अगर किसी की थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख है, मीन्स 20 लाख अगर लिमिट है, पहले 10 लाख प्रपोज थी, अब उसको जीएसटी काउंसिल ने 20 लाख कर दी है, तो 20 लाख रुपए तक इट इज ऑफ नो यूज टू हैव द रजिस्ट्रेशन अंडर द जीएसटी सिस्टम। उसमें जाना ही नहीं है, जीएसटी में आप आएंगे ही नहीं अगर साल भर में आपका 20 लाख तक की सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज हैं तो। ठीक, मैं कहता हूं किसी का 20 लाख रुपए से अधिक का बिजनेस है लेकिन 50 लाख तक है। अगर 50 लाख तक उसका बिजनेस है तो सोचो कि बड़ा छोटा बिजनेसमैन है, ही इज अ बिजनेसमैन, ही इज अ टैक्सेबल पर्सन, ही इज नीडेड टू पे द अमाउंट ऑफ टैक्स, ही इज compulsorily charge the amount of tax, he should try to collect it from the recipient of goods or services। लेकिन कहा गया ना, इतना तामझाम फैलाने की जरूरत नहीं है। अगर 50 लाख तक का कोई बिजनेसमैन है तो उससे सीधे कह दो कि एक मिनिमम अमाउंट ऑफ टैक्स, मिनिमम परसेंटेज ऑफ टैक्स पेमेंट कर दे अपने सप्लाईज पर। जितने का माल बेचेगा जो 1% से कम नहीं होगा, 1% से कम नहीं होगा, हो सकता है 1.25, 1.5, 1.75, 2%, वॉट एवर द केसेस। फिलहाल जो 1% से कम नहीं होगा, और मैं मान लेता हूँ 2 मिनट के लिए 1% है, तो कह दिया गया आप सामान सप्लाई करो, जितना सप्लाई करोगे ना, जितने सप्लाई का अमाउंट होगा उसका 1% आप टैक्स दे देना, 1%, ओनली 1%। लेकिन खबरदार, जो आपने परचेस किया है उसकी टैक्स क्रेडिट लेने की कोशिश मत करना, और जो आदमी आपसे सामान बंदा खरीदेगा, जिनको आप सामान बेचोगे, वो भी उसकी टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाएगा। ये 1% सीधे सीधे गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, ये 1% सीधे सीधे गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, दैट्स इट। इसकी ना तो मैं इनपुट की टैक्स क्रेडिट ले सकता हूं और ना मैं इस क्रेडिट को किसी दूसरे को ट्रांसफर कर सकता हूं। दिस इज योर कंपोजिशन स्कीम एंड दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 8। सेक्शन 8 में क्या दिया है? सेक्शन 8 में दिया है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कॉन्ट्रेरी, यानी कोई भी उल्टी चीज ना बोलना, कंटेन्ड इन दैट बट सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 3 ऑफ सब सेक्शन 7। जो ऊपर मैंने अभी आपको रिवर्स चार्ज बताया था ना, नॉर्मल चार्ज को हटाकर रिवर्स चार्ज, उसको थोड़ा दिमाग से हटाओ, थोड़ा किनारे करना। हम एक नॉर्मल बंदे की बात कर रहे हैं, सप्लायर के बारे में बात कर रहे हैं, हम रिसिपिएंट ऑफ गुड्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम सब सेक्शन 7(1) और सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 की बात कर रहे हैं। हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को मारो गोली, वो तो अगर गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया कि दीज आर द पर्सन, दीज आर द पर्सन, मेरी बात ढंग से सुनना बहुत आसान है। अगर इसके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बेसिस पर टैक्स लगाया, 1 रुपए का भी आपने अगर सर्विसेज या गुड्स ली हैं, अगर आप इस कैटेगरी में हैं, तो 10 लाख क्या, 20 लाख क्या, 50 लाख क्या, गवर्नमेंट कहती है हम भूल जाते हैं सारी चीज़ों को। 10, 20, 50 हमसे इससे कोई लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट कहती है इनको तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और उनको टैक्स देना पड़ेगा। ये हम लोग देखेंगे, लायबिलिटी टू बी रजिस्टर्ड शेड्यूल 3 में हम लोग देखेंगे। तो हम यहाँ पर तो इसकी तो बात ही नहीं करेंगे, यानी कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को बात मत करो। मैं फिर से बोलता हूँ, अगर कोई बंदा कंपोजिशन स्कीम में आता है
ऐसे लोग नहीं आ पाएंगे कंपोजिशन स्कीम में जिनके ऊपर रिवर्स चार्ज लगाया गया। रिवर्स चार्ज वाले ये प्ली नहीं ले सकते कि हमने तो केवल 10 लाख का माल खरीदा था, 5 लाख का खरीदा था। अरे बेटा, खरीदने पर नहीं, सप्लायर के ऊपर की बात हो रही है, और कंपोजिशन स्कीम केवल सप्लायर्स के ऊपर लगती है, यानी कि जिनके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगता। अच्छा, यानी नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कॉन्ट्रेरी इन दिस एक्ट बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 7 सबसेक्शन 3, यानी सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 को ध्यान में रखना, उसको अलविदा कहना या भूलना मत। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, काउंसिल की रिकमेंडेशन, द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड परमिट अ टैक्सेबल पर्सन whose aggregate turnover in a financial year does not exceed, right now it is 50 lakhs, to pay in lieu of the tax payable by him an amount calculated at such rates as may be prescribed but not less than 1% of the turnover during the year. That's it. So simple it is. मैं फिर से बोलूं, मैंने बोला कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऐसे लोगों को नोटिफाई कर सकती है जिनका टर्नओवर पूरे साल भर में 50 लाख रुपए से अगर अधिक नहीं है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज की सप्लाईज के समय, तो ऐसे लोगों को कंपोजिशन स्कीम में गवर्नमेंट ले आ सकती है और उनसे ये कह सकती है कि आप ऊपर के नॉर्मल टैक्सेशन के प्रोविज़न को आप छोड़ दो, आप हमें एक सर्टेन परसेंटेज टैक्स का दे दो जो 1% से कम का नहीं होगा, बात खत्म। आगे no such permission shall be granted to a taxable person who effects any interstate supplies of goods or services. किसी भी कीमत पर ऐसी परमिशन किसी ऐसे टैक्सेबल पर्सन को नहीं दी जा सकती जो सामान और सर्विसेज की सप्लाई इंटर स्टेट में करता है, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में करता है, उसको कंपोजिशन स्कीम में बेनिफिट नहीं मिल सकता। मैं फिर से बोलता हूं, प्रोवाइडेड दैट नो सच परमिशन शैल बी प्रोवाइडेड और ग्रांटेड टू अ टैक्सेबल पर्सन हु इफेक्ट्स एनी इंटर स्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जो बंदा एक स्टेट से दूसरे स्टेट से पहले स्टेट में सामान खरीदता और बेचता है, उसको कंपोजिशन स्कीम में बेनिफिट नहीं मिलेगा। कंपोजिशन स्कीम में बेनिफिट लेने के लिए ये जरूरी है कि आप सेक्शन 7 और सेक्शन 1-2 में ही जाएं। सेक्शन 7 और 1-2 के अगेंस्ट में ही जा सकते हैं। क्या है वो? नॉर्मल है, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज है, तो ये भी इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज और गुड्स पर ही लगेगा। जी सर, यानी अगर आप सेक्शन 7(1) की बात करते हैं तो नॉर्मल टैक्सेशन की बात आती है, नॉर्मल चार्ज की बात आती है, सारे सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज पर आता है। सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 में कहता है कि नॉर्मल चार्ज नहीं लगेगा, रिवर्स चार्ज लगेगा। वापस आते हैं सेक्शन 8 में, कंपोजिशन स्कीम है, कहता है किसी भी पर्सन को हम नोटिफाई कर सकते हैं ताकि वो कंपोजिशन स्कीम में जिनका टर्नओवर 50 लाख तक है वो कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट ले पाएँ। जिनका टर्नओवर यानी जो सप्लाई करते हैं गुड्स या सर्विसेज की वो कंपोजिशन स्कीम में जाएँ, तो इसका मतलब ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वालों के ऊपर सिस्टम नहीं लगता, ये हट गया। तो क्या कंपोजिशन स्कीम किसी ऐसे बंदे के ऊपर लग पाएगी जो इंटर स्टेट ट्रेड करता है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज करता है? तो सेकंड प्रोविजन में कहा गया प्रोवाइडेड दैट सच परमिशन शैल नॉट बी ग्रांटेड टू सच पर्सन्स हु इफेक्ट्स इन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। दैट्स इट। तो यहाँ तक तो समझ में आ गई बात। मैं फिर से बोलूँ, 50 लाख का कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे? जब आप रजिस्ट्रेशन चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो मैं वहाँ पर एक वर्ड यूज़ करूँगा, बिजनेस वर्टिकल। आपके जितने बिजनेस वर्टिकल्स होंगे, जब हम लोग रजिस्ट्रेशन चैप्टर देखेंगे तब की बात कर रहे हैं। और रजिस्ट्रेशन के लिए होप्सो सेक्शन 19, 20 यही सब सेक्शंस हैं। मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, इज इट सेक्शन 19, 20 और नॉट? मैं कंफर्म कर लूँ। यस, सेक्शन 19, 19A, 20, 21, 22 ये हम लोग रजिस्ट्रेशन चैप्टर में आराम से पढ़ेंगे। बहुत मज़ेदार चैप्टर है। रजिस्ट्रेशन किसको कराना होता है, कौन कौन से माफ़ी दी गई, ये सारी चीज़ें वो बात की बात है। फिलहाल रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरा जाता है वो भी हम लोग देखेंगे।
रजिस्ट्रेशन में टोटल हमारे 4 से 5 सेशन चलेंगे, जिसमें से 2 एकेडमिक सेशंस होंगे, बाकी के 2 या 3 हम लोग के एनालिसिस और फॉर्म से रिलेटेड होंगे जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में काम आते हैं। सेक्शन 8 कंपोजिशन स्कीम, 50 लाख तक का अगर आपका टर्नओवर है, सप्लाई है तो आप 1% से कम वाला टैक्स ना दे, कम से कम 1% है उससे अधिक हो आप टैक्स दे करके अपनी झंझट ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई भी परमिशन हम ऐसे लोगों को नहीं देंगे जो इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करते हैं या सर्विसेज करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे कंपाउंड अमाउंट, कैसे क्या कंपोजिशन स्कीम कैसे करेंगे, आखिर 50 लाख का मतलब क्या? एक ही स्टेट में, मैं अब जो बोलने जा रहा हूँ ढंग से सुनेंगे, जब रजिस्ट्रेशन चैप्टर पढ़ेंगे तब हम उस समय बात करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा शॉर्ट में बताना जरूरी है आपको। एक ही स्टेट में आपके जितने बिजनेस वर्टिकल्स होंगे उतने आपको रजिस्ट्रेशन कराने पड़ेंगे, और उस समय मैं आपको बताऊंगा कि 35 रजिस्ट्रेशन आप एट अ टाइम करवा सकते हैं, 35 रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 15 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड मिलेगा आपको, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर।